पूछ लीजिए उनसे कि नारायणपुर पंचायत में के गो गांव है, जवाब देंगे? देंगे जवाब? नहीं देंगे। गांव छोड़ दीजिए, पूछिए कि आपका मांझी का बस्ती कहाँ है, मांझी का टोला कहाँ है। एक पंचायत की हम बात करें, नारायणपुर पंचायत की, जवाब है उनके पास क्या? दीपा मांझी को टिकट दिया उन्होंने। दीपा मांझी जी जब आए तो उनसे पूछिए कि कौन पार्टी से चुनाव लड़ी था, तब बताता तू जोन पार्टी से। सुंघवा पार्टी भी आयल हो ना, लकर सुंघवा पियर पियर गमछा लेके चले वाला। एको कार्यकर्ता होकर स्थानीय है? एक भी कार्यकर्ता उसका स्थानीय नहीं है। जिस लेवल से वो पूंजी निवेश कर रहा, राजनीति निवेश से होता है जी, पूंजी लगाने का चीज है। राजनीति में जिस तरह से पूंजी लगा रहा, राजनीति तो एक दूसरे के साथ सहयोग से राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई लड़ी जाती है। वो पूंजी लगा करके इस क्षेत्र के लोगों को बरगलाने का काम। आज इमामगंज विधानसभा के डुमरिया प्रखंड के नारायणपुर पंचायत में आप तमाम इस क्रांतिकारी क्षेत्र के क्रांतिकारी साथियों के साथ ये बैठक हो रही है। ये बैठक जिस नारायणपुर पंचायत में हो रही है, वहां से हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, जिनके देख रेख में ये बैठक आयोजित की गई है, शमशेर साहब, हम उनका बहुत मौलाना भाई हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित किया है। और इस बैठक को संचालित कर रहे हमारे डुमरिया प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई इज्जत माब साजिद अहमद बागी साहब। इस बैठक में, चुनावी बैठक में विशेष रूप से उपस्थित इस क्षेत्र के लंबे समय तक प्रतिनिधित्व कर चुके, प्रतिनिधि का मतलब हम बताएंगे, अभी संबोधन शुरू हुआ है, जिनको इस क्षेत्र की महान जनता ने बहुत ही प्यार और सम्मान दिया, और उस प्यार सम्मान को इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सतत अपना सर्वस्व लगाने वाले बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित टिकारी संगठन जिला के सम्मानित प्रधान महासचिव, और जिस क्षेत्र में ये बैठक हो रही है, ये बैठक जिस जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस जिला परिषद क्षेत्र के प्रतिनिधि बड़े भाई आदरणीय श्री अजय दांगी जी, यहाँ पर उपस्थित नेपाल के बॉर्डर से चल के सुपौल छातापुर विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित पूर्व प्रत्याशी बड़े भाई डॉक्टर विपिन कुमार सिंह नोनिया जी, यहाँ पर उपस्थित बालेश्वर प्रसाद यादव जी, यहाँ पर लाडले खान साहब, साहबू साहब, परमेश्वर दास जी, प्रमोद जी, यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें हैं, आप सबको मैं अपनी ओर से और अपने दल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज उपचुनाव हो रहा है, 13 तारीख को ईवीएम का बटन दबाया जाना है। इस क्षेत्र को एक बार फिर से अपना प्रतिनिधि चुनना है, अपना नेता चुनना है। नेता का परिभाषा जानते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक शब्द में हम कहना चाहते हैं कि नेता का परिभाषा अगर एक लाइन में कहा जाए तो मेरे हिसाब से कि वोट से पैदा किया हुआ समाज का बेटा, वोट से पैदा किया हुआ समाज का बेटा वही होता है नेता। अब हम बेटा क्यों कह रहे हैं? बेटा का क्या उत्तरदायित्व होता है, बेटा का क्या कर्तव्य होता है, बेटा का अपने परिवार के प्रति क्या फर्ज होता है। बेटा नजर के सामने रहे तो परिवार के लोगों को सबसे पहले सुकून रहता है कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने है। बेटा जब नजर के सामने रहता है तो इस बात की तसल्ली रहती है कि जब जिस किसी भी वक्त मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी
कोई काम अगर सामने आएगा तो हम अपने बेटे को कहेंगे और मेरा बेटा जो है उस काम को पूरा करने का काम करेगा। तो वोट से पैदा किया हुआ जो समाज का बेटा है, उसका दायित्व क्या होता है कि वो समाज की नजरों के सामने जो है सदैव तत्पर रहे, समाज को दिखाई देते रहे कि मेरा बेटा मेरे सामने है। समाज को इस बात की तसल्ली होनी चाहिए। और दूसरी ये बात कि जब जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, वोट से पैदा किया हुआ वो समाज का बेटा, तो उसका फर्ज है, उसका दायित्व है कि उस क्षेत्र में जो कोई भी जन समस्या है, कोई भी समस्या है, तो उसको लेकर के, चूंकि एक कड़ी के तौर पर वो काम करता है समाज और सरकार के बीच का, कि समाज की कोई भी समस्या होती है तो उसको लेकर के उस सरकार के पास जाता है और उसका समाधान लेकर के आता है। ये नेता का परिभाषा है। अब मेरा सवाल है इस बैठक में बैठे आप सभी तमाम इस क्षेत्र के महान मतदाता भाइयों और बहनों से कि पिछले 10 वर्षों से जिनको वोट दे करके इमामगंज की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना, समाज के बेटा के रूप में जिसको अधिकार दिया, क्या वो अपने उस फर्ज को निभा पाने में सफल हुआ है? क्या उसने उस फर्ज को निभाया है? आप लोग बोलिए, जवाब दीजिए। क्या नजर के सामने वो रहे हैं? क्या इस क्षेत्र की समस्या को लेकर के सरकार के पास गए और सरकार से उसका समाधान लेकर के आए? बताइए। जो बेटा परिवार के जिसने उसको पैदा किया वोट से, उसके नजर के सामने नहीं है तो वो फर्ज क्या निभाएगा? तो इस बार के चुनाव में आप लोग उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए, जवाब मिलेगा ना, क्योंकि बेटा के फर्ज को नहीं निभा सका। पूछिए, अवसर मिला, एक बार खुद को कहते हैं कि हम दलित का बेटा हैं, मांझी समाज का बेटा है। कौन है मांझी समाज? आज भी हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ मांझी समाज है कि नहीं है? हम मांझी समाज की बात कर रहे हैं, जीताराम मांझी जी की बात हम नहीं कर रहे हैं। समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है वो समाज जिसकी शैक्षणिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति और उसके स्वास्थ्य की स्थिति, और उनके बसावट में जाइए, उनके टोलों मोहल्लों में जाइए, तो जो उसकी मूलभूत समस्या आवश्यकताएं हैं उसकी स्थिति को देखिएगा तो सहज समझ में आपको आ जाएगा कि आज भी जो है वो मूलभूत सुविधाओं से जो है वंचित है। जिस समाज के बेटा होने का दावा करते हैं आदरणीय श्री जीताराम मांझी जी, उनके बेटे संतोष मांझी जी डबल इंजन की सरकार में है, डबल इंजन के सरकार के हिस्सा हैं, और न सिर्फ डबल इंजन सरकार के हिस्सा है बल्कि परिवार में भी डबल इंजन है। लेकिन जिस समाज के बेटा होने का दावा करते हैं, उस समाज के शैक्षणिक विकास के लिए, उस समाज के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार के लिए क्या कुछ उन्होंने किया है? नहीं किया है। उनकी उस बात को छोड़ दीजिए। जिंदा रहने के लिए हवा के बाद दूसरा जरूरी चीज जो है किसी भी जीव जंतु के लिए, हवा के बाद सबसे पहला चीज क्या है जिससे हम जिंदा रह सके? पानी। हवा के बाद पानी दूसरा सबसे जरूरी तत्व है जीवित रहने के लिए। जाइए दलित बस्तियों में, मांझी के टोलों में, वहां पेयजल की समस्या जो है आज भी, जब से नल जल शुरू हुआ, बैठे हैं बगल में हमारे आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी, 2015 तक की स्थिति जो थी कि पानी पीने का कोई संकट और समस्या नहीं था, चापाकल की व्यवस्था थी। लेकिन जब से नल जल वाला बात आया, सरकार लेकर के आई, तो आप जाइए खास करके मांझी बस्तियों में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस समाज के लोगों के सामने पेयजल का संकट जो है कितना गंभीर रूप से मुंह बाए खड़ा है कि नहीं है? तो जो जिंदा रहने की व्यवस्था भी नहीं कर सकता, बाकी जीवन स्तर में सुधार की बात छोड़ दीजिए, जो जिंदा रहने की व्यवस्था करने में भी कोताही बरत रहे हो, सिर्फ कलम न चलाना है कि उनको पूंजी लगाना है, उनका कलम न चलेगा। प्रतिनिधि का काम क्या होता है कि क्षेत्र का मूल्यांकन कीजिए और जिस क्षेत्र में जैसी भी समस्या है प्राथमिकता के आधार पर उसका चयन करते हुए और उस समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन जीताराम मांझी जी को फुर्सत कहाँ है? अभी पूरे अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ यहाँ हाजिर हैं। जब चुनाव आया है तो पार्टी नहीं, जिसको हम सेकुलर का उन्होंने राजनीतिक दल का स्वरूप कहते हैं कि मेरा राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल नहीं है, वो क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री जीताराम मांझी जी
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्य, जिसमें संतोष मांझी जी, ज्योति मांझी जी, दीपा मांझी जी, उनके दामाद देवेंद्र मांझी जी, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है यहाँ हाजिर हैं। काहे लगी कि चुनावा फिर कैसे जीत जाए, लोग लुभावन और चिकनी चुपड़ी बात करके, सहानुभूति वाला बात करके और अपन कंपनी के फायदा की ओर लेकर के चले जाए। उनको समाज से कुछ लेना देना नहीं, वो अपनी सिर्फ और सिर्फ कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। पूछिए कौन है दीपा मांझी? ठीक है, राजनीतिक दल बनाए हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, बनाइए। लेकिन राजनीतिक दल जो है वो कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सिंचित करके बनाया जाता है, उसको मजबूत किया जाता है। कार्यकर्ता जब उम्मीद के साथ काम करता है, जब बारी आती है तो आप उसको अवसर नहीं देते हैं। दीपा मांझी जी जब क्षेत्र में आए, दीपा मांझी जी की बात छोड़ दीजिए, आप पूछिए जीताराम मांझी जी से जो 10 साल से इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूछ लीजिए उनसे कि नारायणपुर पंचायत में के गो गांव है। जवाब देंगे? नहीं। देंगे जवाब? नहीं देंगे। गांव छोड़ दीजिए, पूछिए कि आपका मांझी का बस्ती कहाँ है, मांझी का टोला कहाँ है। एक पंचायत की हम बात करें, नारायणपुर पंचायत की, जवाब है उनके पास क्या? दीपा मांझी को टिकट दिया उन्होंने। दीपा मांझी जी जब आए तो उनसे पूछिए कि कौन पार्टी से चुनाव लड़ी था, तब बताता तू जौन पार्टी से है तू। फिर पूछिए कि जौन पार्टी से लड़ी था वो पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष के नाम कोची अब तो डुमरिया के, खाली यही पूछ लिया। पंचायत अध्यक्ष तो छोड़ दा, प्रखंड अध्यक्ष के नाम पूछिया। अगर प्रखंड अध्यक्ष के नाम भी दीपा मांझी बता दे तो समझ लेंगे कि वो कार्यकर्ता के वो टिकट दिए हैं। जानकारी हो गया साहब, तो बताइए। नहीं बताएंगे, आज भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके जहन में अपने कार्यकर्ताओं से संबंध बनाना नहीं है, आत्मीय लगाव नहीं है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना हित साधना है। इसलिए साथियों सचेत होने की जरूरत है। अभी बोल रहे थे प्रताप जी कि 9 गो उम्मीदवार है, तो गरह के गो है 9 गो गरह भी है। देखिए परमेश्वर दास जी बोल रहे, अभी राम जी का भी चर्चा कर रहे थे, रामायण का भी चर्चा कर रहे थे, इनको याद है 9 गो गरह है। तो 9 गो में शनि राहु केतु सब हवा। एगो लकड़ सुंघवा पार्टी भी आयल हो ना, लकड़ सुंघवा पियर पियर गमछा लेके चले वाला। एको कार्यकर्ता होकर स्थानीय है, एक भी कार्यकर्ता उसका स्थानीय नहीं है। जिस लेवल से वो पूंजी निवेश कर रहा, राजनीति निवेश से होता है जी, पूंजी लगाने का चीज है। राजनीति में जिस तरह से पूंजी लगा रहा, राजनीति तो एक दूसरे के साथ सहयोग से राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई लड़ी जाती है। वो पूंजी लगा करके इस क्षेत्र के लोगों को बरगलाने का काम करा, उसका एक भी स्थानीय कार्यकर्ता है। सब बाहर से, बिहार के बाहर के पेट भरकर सबके पेमेंट दे रहा है। अब आ करके कह रहा है कि भैया आइए लकड़ सुंघवा पार्टी में, लकड़ सुंघवा पार्टी में, वो आपको फायदा पहुंचा। तो उससे तो दूरे रहना है। और खास करके 9 गो ग्रह, जो 9 गो बोले कि उम्मीदवार है, तो सबसे प्यारा कौन सा है? धरती। तो धरती का मतलब कौन? जो हमर है। तो आपका कौन है? रोशन मांझी, जो आपके इसी डुमरिया प्रखंड का बेटा है। तो 9 गो में से रोशन मांझी को 13 तारीख को जलपान करे से पहले मतदान करके 1 नंबर पर, बटनवा कहाँ है? 1 नंबर पर सबसे ऊपरे, जो न पढ़ल लिखल होता थी, न समझदार होती थी, माता बहन कुछ कम पढ़ल लिखल थी, तो उनका बता दिया कि सबसे ऊपर जाकर के बटनवा दबा देना है। काहे रोशन मांझी के जिताना है? क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने रोशन मांझी को जिस धारा की राजनीति किए हैं, सबको पता, यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों, चाहे शोषित, वंचित, दलित, अकलियत, पिछड़े समाज के लोगों के हक, अधिकार और मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। ये सब कोई जानते हैं। और वही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सिंबल लेकर के, सामाजिक जो न्याय की धारा का जो प्रतीक है, विचारधारा का प्रतीक है, वो लालटेन सिंबल लेकर के आपके इस क्षेत्र का बेटा रोशन मांझी आपके बीच में उम्मीदवार के तौर पर आया है। इसलिए 13 तारीख को 1 नंबर पर लालटेन छाप का बटन दबा करके रोशन मांझी को विजयी बना करके अपने नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करे। और जो हालांकि कुछ बाकी तो नहीं रह गया, लेकिन सर से जब बात होती है, आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी तो कहते हैं कि अभी इस क्षेत्र को जब देखते हैं, पता नहीं कौन सा लगाव है इनको, क्या लगाव है। एक बच्चे को पहचानते हैं। कल किन्हीं एक व्यक्ति के बारे में देव किशुन ठाकुर जी के सामने और भी कुछ बात हो रही थी, किसी एक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा था, तो वो व्यक्ति के बात छोड़ दीजिए, उनका घरवा जिनका बगल में, उनका नाम भी इन्होंने बता दिया। अब पता नहीं कौन गाँव, हम तो जिलाध्यक्ष, लेकिन हमको भी नहीं पता है, लेकिन सर ने बताया।
आज भी सर का लगाव जुड़ाव इस क्षेत्र से है। और बहुत है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का संदेश लेकर के उदय नारायण चौधरी जी यहाँ पर आए हैं। इनके मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का और विकास हो, सतत विकास हो, इसलिए रोशन मांझी को चुनाव जिता करके और हमारे आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के सपनों को साकार करना है, यही अपील करने आए हैं। और यही बात कह करके हम अपनी बात विराम करते हैं। आप लोग लालटेन को 13 तारीख को वोट दीजिएगा ना, तो एगो बात नारा लगावेंगे तो आप लोग बोलिएगा ना, हम बोलेंगे चुपचाप तो आप लोग क्या बोलिएगा, धीरे से ना बोलिएगा, सहे के कल से अब मैया दीदी चाची आज नहाए खाए हलो, कल से ना सहे के हाय, तो जोर से जरा नारा लगे के है चुपचाप, आओ जोर से चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी जो छठ पर्व जो चल रहा है, इस छठ पर्व का हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, इनकलाब जिंदाबाद।